The next question in modern physics in the NEET examination is, by the successive disintegration of U-238, the final product obtained is lead-206. How many numbers of alpha and beta particles are emitted? U-238 and it's having 92 numbers, the number of protons. Okay, this is converted in various stages and finally it has become lead, and this lead has got atomic mass equal to 206 and atomic number equal to 82. Okay, so sometimes electrons are lost, beta particles, and sometimes alpha particles are lost. Okay, whenever we lose alpha particle, then there is a subtraction of two positive charges, and whenever we lose one negative beta particle, that is electron, then there will be addition of one positive. So if we go for this calculation, this is number of positive charges to number of positive charges. These positive charges are affected by alpha as well as beta. अल्फा और बीटा दोनों के इफेक्ट से इसमें चेंज होता है, तो उसके लिए हमारा श्योर होना पता नहीं है, वी डोंट नो कि कितने अल्फा निकले और कितने बीटा निकले. लेकिन दूसरी चीज़ देखिए, मास का चेंज होना, ये मास का चेंज हुआ. मास का चेंज सिर्फ एक पार्टिकल से होता है, अल्फा से. इसलिए अगर हम मास के चेंज को लेके कैलकुलेशन करेंगे, देन इट इज़ वेरी कन्फर्मेटरी फॉर अस. एकदम कंफर्म होगा कि निकलने वाला पार्टिकल अल्फा है और कितने हैं. तो शुरू करते हैं. अल्फा पार्टिकल्स 238 माइनस 206, इतना मास का लॉस हुआ है. और एक अल्फा पार्टिकल में कितना लॉस होता है? आंसर है 4. तो 4 से डिवाइड किया, व्हाट डू वी गेट? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इतने हुए, और इसे करके देख लिया. 38 माइनस 6 इज 32 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 8. अब बिना अल्फा पार्टिकल के मास का लॉस नहीं होता, और मास का लॉस हुआ है, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल श्योरली निकले हैं. बीटा पार्टिकल निकले या नहीं निकले, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग मास. तो क्या बीटा में मास नहीं होता? होता है, बट इट इज़ सो स्मॉल दैट वी नेग्लेक्ट इट. उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इतना छोटा होगा, इसलिए ये हमको सिर्फ क्या देगा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 8. अब एक चीज़ हमको कंफर्म हो गई कि 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले. अब 8 अल्फा पार्टिकल्स के कारण इसमें से कितना चार्ज निकल जाना चाहिए? तो आंसर है, एक अल्फा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव चार्ज होते, तो 8 अल्फा पार्टिकल्स में कितने होंगे? 16 पॉजिटिव लॉस्ट. अब अगर 16 पॉजिटिव लॉस हो गया है, तो 92 को कितना हो जाना चाहिए? 92 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू से 76. यस, 76 इसके चार्ज बचने चाहिए, रिमेनिंग. पर हम क्या देखते हैं, इसके चार्ज तो 82 हैं, जबकि 8 अल्फा निकलने से 76 होने चाहिए थे. तो अब यस, इट्स वेरी क्लियर टू यू कि ये जो 76 प्लस हैं, ये 82 प्लस कैसे बन गए? तो आंसर है, ज़रूर निगेटिव बीटा पार्टिकल निकल गए होंगे. कितने निकल गए होंगे? यू कैन मेक इट आउट वेरी वेल. दीज आर बीटा पार्टिकल्स, बीटा नेगेटिव एमिशन. बीटा नेगेटिव एमिशन कितने? 82 माइनस 76, दिस इज इक्वल टू 6 नंबर्स. तो इसका पहले कितना था?
92, 92 में अल्फ़ा कितने निकले 8, तो ये -16 हो गया। उसके बाद फिर से माइनस बीटा कितने निकले 6, -6। और अब ये करके देखिए, दिस इज कमिंग टू 82, दिस इज अवर टेस्ट। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस हमको समझ में आ गई। अब कितने बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, हमारे अनुसार बीटा पार्टिकल 6 निकले और अल्फा पार्टिकल कितने निकले 8। और इन दोनों को लेकर अब आप यहाँ मैच कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट 8 and 6. 8 and 6 combination is in answer number B. So this is our right option for this question. Okay, let's go to the next question. See the next question. It reads out and the excitation potential of hydrogen atom in the first excited state is so much volt. Excitation potential of hydrogen atom in the first excited state. ये एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए। और दूसरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या होता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है हाइड्रोजन में, फंडामेंटल, बेसिकली विद मिनिमम एनर्जी। जब वो मिनिमम एनर्जी के साथ उसके चारों तरफ घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का जो स्टेट होता है, वी कॉल इट ग्राउंड स्टेट। तो उस ग्राउंड स्टेट्स में जब वो घूमेगा, उसके बाद अगर हम उसको और एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और उसको हम कहेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट चेंज हो गई। लेकिन वो चेंज होके वो कोई भी वैल्यू ले ले, ऐसा नहीं है कि हमने उसकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा दी, ऐसा नहीं होगा। या तो वो उस एनर्जी के स्टेट में रहेगा ग्राउंड, या उससे एक हायर लेवल की एनर्जी उसके पास होगी। उस एनर्जी में जब वो घूमेगा तो उस एनर्जी की क्वांटिटी फिक्स होती है, कोई भी वैल्यू नहीं, एक फिक्स क्वांटिटी होगी। उसका एक हमारे पास फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है। और उस स्टेज में हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में है। ये होती है एक्साइटेड स्टेट। उस समय हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते कैसे हैं, तो हम उस पर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएंगे। उस पोटेंशियल से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ही क्या होता है, पोटेंशियल इज पोटेंशियल इज वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल देना मतलब वर्क करना, मतलब एनर्जी देना। तो जब हम ये कहेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसका ये मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन को हमने कितनी एनर्जी का लेन देन किया ताकि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो एक्साइट हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के वोल्टेज लगाकर। वो जो हमने वोल्टेज लगाई जिसके कारण उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, दैट वोल्टेज इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। वो जो पोटेंशियल हमने लगाया, अगर वो हमने पोटेंशियल लगाया एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर, उस इलेक्ट्रॉन का हमको मिलता है कि उस इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी ले ली। उसके बाद हमने कहा और एनर्जी देते हैं, तो फिर से हमने पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू किया। तो हमने देखा कि वो और पोटेंशियल, एडिशनल पोटेंशियल से जो और एनर्जी लेता है, वो एनर्जी भी कोई भी क्वांटिटी की एनर्जी नहीं होती, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की एनर्जी लेता है, तब वो उसके ऊपर वाले स्टेट में, ज़्यादा एनर्जी वाले स्टेट में घूमने लगता है। अदरवाइज वो पुराने एनर्जी लेवल पर घूमेगा, बीच वाले उसका कोई एनर्जी लेवल नहीं होता। तो ये बीच वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये क्या होता है? तो आंसर है उसके लिए
बहुत सारे जो एनर्जी लेवल हैं, ग्राउंड लेवल, उसके बाद जो उसने एक्सेप्ट किया फर्स्ट लेवल, उसके बाद जो ग्राउंड लेवल है दैट इज फर्स्ट लेवल, उसके बाद जब वो हम उसको एनर्जी देते हैं और वो एक्साइट होके एक्सेप्ट करता है एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी लेकर घूमता है, उसको हम बोलेंगे दैट विल बी फर्स्ट, दैट विल बी सेकेंड एक्साइटेड स्टेज। तो फर्स्ट कौन सी थी? एक तो ग्राउंड स्टेट, ओके, फिर उसके बाद उसके एनर्जी के लेवल ऐसे इंक्रीज होते जाते हैं, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हर बार उसको हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? एक फिक्स क्वांटिटी। और कैसे देते हैं? कुछ पोटेंशियल लगा कर देते हैं, और वो पोटेंशियल कितनी एनर्जी देता है? EV। अगर हमने 10 वोल्ट लगाया तो एनर्जी कितनी मिली? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमने 15 वोल्ट दिया तो एनर्जी कितनी मिली? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है, और इस चीज़ का हमने एक फॉर्मूला याद किया है एटम्स के चैप्टर में कि हाइड्रोजन के एक्साइटेशन वोल्टेज कितनी होती है, और ये आपने किया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एक्साइटेड स्टेट। जब वो nth एक्साइटेड स्टेट में है उस समय उसकी एनर्जी, nth स्टेट में है उस समय उसकी एनर्जी कितनी है? दैट इज अपॉन n स्क्वेयर, ये उसकी एनर्जी होती है। और इसका यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूनिट यूज करेंगे EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी कितनी होती है? तो आंसर है इन ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू याद रखिए 0 से नहीं स्टार्ट होगी, देन इट विल बी अनडिफाइंड। तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन घूमता है दैट इज ग्राउंड वैल्यू। उस ग्राउंड वैल्यू में n की वैल्यू हमको कितनी लेनी है? 1। ओके, दैट इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी एट द ग्राउंड स्टेट। ये उसकी स्टेट चेंज होते जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी आई? ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आ गई -13.6, 1 का स्क्वायर किया दैट इज 1, सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट की है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेते हैं दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड के बाद हमने किसको लेना है? ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड। ग्राउंड में हमने n इज इक्वल टू 1 लेना है, फर्स्ट में n इज इक्वल टू 2 लेना है, और सेकेंड में n इज इक्वल टू 3 लेना है। इस तरह से आपको याद रखना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज एक्चुअल कौन सी है? सेकेंड। ग्राउंड के बाद फर्स्ट यानी कि सेकेंड, तो इसलिए n की वैल्यू हमेशा 2 लेनी है। अब आप बता सकते हैं कि अगर हम 7th एक्साइटेड स्टेट लेंगे तो उसमें n की वैल्यू क्या रखेंगे? 7 + 1 8। दैट इज जस्ट हाइपोथेटिकल। ओके, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी है? यहाँ पर 1 रखा तो ये 13.6। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में हमको n की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। लेट्स पुट इट 2 हियर। सो in first excited stage En is equal to -13.6 divided by 2 square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको अब हमने सॉल्व किया, 2 × 2 = 4, 4 से इसको डिवाइड किया और 4 से 13.6 को डिवाइड किया, इट कम्स टू बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। ओके, अब
अगर हमको इस एनर्जी से इस एनर्जी में कन्वर्ट करना है, सॉरी दिस इज ऑल्सो माइनस, इस एनर्जी से इस एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, और उसके लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। दैट इज फाइनल वैल्यू कितनी है, -3.4 और इनिशियल वैल्यू कितनी है 13.6। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, माइनस, ये दोनों का डिफरेंस है। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करिए, ये प्लस हो गया, -3.4 प्लस 13.6 इज इक्वल टू 10.2, साइन पॉजिटिव। सो 10.2, दिस विल बी आवर आंसर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस आया। ये एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना वोल्ट लगाना पड़ेगा, तो आंसर है एक इलेक्ट्रॉन पर। अगर इलेक्ट्रॉन को एक कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर वोल्टेज कितना, पोटेंशियल कितना लगाना पड़ेगा, देयरफॉर पोटेंशियल to be applied is equal to 10.2 वोल्ट। 10.2 वोल्ट लगाएंगे तो वर्क डन या एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल QV, और चार्ज कितना है E, तो एनर्जी कितनी होगी 10.2 EV। 10.2 EV, ये एनर्जी जाके -13.6 में 10.2 मिलकर कितनी हो जाएगी, -3.4, और -3.4 किसकी एनर्जी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, 10.2 वोल्ट। और अब आप उससे आंसर मिला लीजिए। 10.2 वोल्ट हमने चॉइस किया, इट कम्स टू बी choice number C. So this is our right option for it. Thank you. See this question. It says work function of metal is in the range of 2 electron volt to 5 electron volt. Find which of the following wavelength of light cannot be used for photoelectric effect. किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, वर्क फंक्शन। Which of the following wavelength, lambda, cannot be used for photoelectric effect, photoelectric effect। इससे हमको इस चैप्टर का पता चलता है कि हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वर्क और लैम्डा। अब इन्होंने पूछा है कि किस पर्टिकुलर वर्क फंक्शन और लैम्डा, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो नहीं यूज़ की जा सकती वो कौन सी वेवलेंथ होती है, तो आंसर है ये वो वेवलेंथ है जो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ी होती है। फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी, छोटी फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाती, और अगर हम इसको लैम्डा में यूज़ करेंगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ इस इफेक्ट को शो नहीं करती। ठीक है, तो उस लैम्डा का वर्क फंक्शन से क्या रिलेशन होता है, तो हमको ये इक्वेशन याद आना चाहिए। तो ये इक्वेशन क्या है, दैट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट। अगर आपको ऐसे याद है h न्यू नॉट, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में, और इसके लिए हमको क्या करना है,
फ्रीक्वेंसी इज c अपॉन लैम्डा, तो हमने यहाँ पर c अपॉन लैम्डा कर दिया, सो दिस विल बी नाउ c अपॉन लैम्डा नॉट। ओके, ये वर्क फंक्शन हो गया, राइट। अब हर लैम्डा के लिए एक वर्क फंक्शन होता है। इन्होंने हमको ये दिया है कि वर्क फंक्शन का रेंज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका लैम्डा कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो आंसर है 2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन 2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा किसके बराबर हुआ? लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन वर्क। अब फर्स्ट केस में हम निकालते हैं। फर्स्ट केस में वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वर्क फंक्शन को हमने लिख दिया 2। लैम्डा और ये हुआ एच सी। ओके, सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और इनको हमने करके लिखा, दिस कम्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -15। यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको जूल में क्यों नहीं कन्वर्ट करते एसआई सिस्टम में? तो इसका आंसर है कि हमको जो क्वेश्चन में एच की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू जूल में अलग होती है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया गया है उसकी वैल्यू ईवी में, और वो वैल्यू कितनी दी गई है? 4 इंटू 10 टू द पावर -5, ओके, -15 सॉरी। तो इसके लिए हमने इसको, अगर ये वाली वैल्यू हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो नीचे वाले को भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देंगे। देखिए H की वैल्यू एज पर गिवन 4 इंटू 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय C 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अभी हम किस में लिख रहे हैं? तो आंसर है वर्क फंक्शन हमको दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे इसे जूल करना है तो 1.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना है तो इसको भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, और दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट अगर एक है तो ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं, देखिए, और अब ये एसआई सिस्टम में आ गया। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको नैनो में करेंगे तो ये -9 करना है, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 100 से डिवाइड करिए, एंड दिस विल कम टू बी 600 नैनोमीटर। क्यों नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है? क्योंकि इसमें जो प्रोबेबल आंसर्स हैं सब नैनोमीटर में। अब ये लैम्डा आ गया, वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ये लैम्डा किसके लिए है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। सिमिलरली हमने लैम्डा निकाली, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हम किसके लिए लेंगे? 4 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, एंड नाउ इट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं देन दिस कम्स आउट टू बी 240 नैनोमीटर। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है, ओके, which of the following wavelength of light cannot be used for photoelectric effect? तो पहली वाली देखिए, पहली वैल्यू क्या है? द फर्स्ट वैल्यू इज 510 इनके बीच में आती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। दूसरी 650 इधर चली गई। जो वेवलेंथ बड़ी होती है उसकी
एनर्जी कम होगी और वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकती। तो 650 इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकती, जिसका वर्क फंक्शन 2 और 5 के बीच है। तो 2 वाली के लिए हमको लैम्डा कितना चाहिए? 600 ज़्यादा, लैम्डा मैक्सिमम, और इसके लिए 250। तो 600 या इसके नीचे निकाल सकते हैं, 250 या इसके नीचे निकाल सकते हैं। ओके, तो इनके बीच की वेवलेंथ हमको चाहिए, और ये कितनी है? 650, ये इसके रेंज के बाहर है। तीसरी देखते हैं 400, तो 400 यहाँ है। 400 जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी उसकी एनर्जी इन दोनों के बीच होगी। 570 नैनोमीटर की वेव जब हम डालेंगे तो उससे जो वर्क फंक्शन बनेगा वो 2 और 5 के बीच में बनेगा, क्योंकि ये वेवलेंथ खुद कितनी है? 570 इन दोनों के बीच, इसीलिए उसका वर्क फंक्शन इन दोनों के बीच। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का वर्क फंक्शन कौन कौन सी वेव हमको देती है? तो आंसर है 510, 400 और 570। ये तीनों वेव का करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन 2 वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आता है। तो ये तीनों तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेंगी, पर जो 650 है उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि वो इस वर्क फंक्शन के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती। इसलिए ये देखिए, ये सबसे कम एनर्जी हमको कितनी चाहिए? सबसे कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ये 650 है, तो ये 2 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन का ये फॉर्मूला है। 650 अगर हम यहाँ लिख देंगे तो ये वर्क फंक्शन 2 से कम हो जाने वाला है, वो हमें नहीं चाहिए। तो उसका वर्क फंक्शन 2 से कम हो जाएगा, सो दैट इज ऑड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दैट इज अवर आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है विच वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो अवर आंसर इज 650 कैन नॉट बी यूज्ड। And this is option number B. Okay, let's go to the next question now. Consider 2 particles of different masses. In which of the following situation the heavier of the 2 particles will have smaller de Broglie wavelength? किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम टॉपिक को पहचानते हैं। कौन सा है? de Broglie, दैट इज मैटर वेव। उसके बाद किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं? तो आंसर है मास एंड वेवलेंथ। ओके, इन क्वांटिटीज के बारे में बात हो रही है। तो de Broglie वेव के चैप्टर में मास और वेवलेंथ ये आपस में रिलेट होते हैं, किस फॉर्मूला में या किस इक्वेशन में? तो इसमें हमको आंसर याद है दैट de Broglie वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, और वी कैन से h अपॉन mv, और ये रही वेलोसिटी और सॉरी दिस इज मास एंड दिस इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और मास इस इक्वेशन से आपस में रिलेटेड होते हैं de Broglie में। अच्छा, अब इनका ये कहना है कि 2 पार्टिकल हैं, एक हैवियर और एक लाइटर। अगर ये स्मॉल होगी तो सिचुएशन कब होगी? व्हाट इज द कंडीशन? मास शुड बी हायर। तो ये तो क्लियर है, जिसका मास ज़्यादा होगा, इफ मास इज हैवियर देन वेवलेंथ विल बी स्मॉलर, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। If mass is heavier, wavelength will be smaller. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैथमेटिक्स हमको ये कहती है कि अगर आपको इन दोनों में रिलेशन बनाना है, ये रिलेशन ऑलरेडी हमको क्या बताता है
ये इफ मास इज हैवियर वेवलेंथ इज स्मॉलर, जो चाहिए हमको। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इंपॉर्टेंट इज दैट h अपॉन v, दिस शुड नॉट चेंज इट्स वैल्यू, दिस शुड रिमेन ए कांस्टेंट, शुड बी ए कांस्टेंट। अगर हमने मास को बढ़ा दिया लेकिन वेलोसिटी को इससे और भी कम कर दिया तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं? मास बढ़ रहा है लेकिन वेवलेंथ कम होने की बजाय बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम ये ध्यान नहीं दे रहे कि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वेलोसिटी और भी कम हो रही है। तो अगर हम लैम्डा और मास का ये वाला रिलेशन चाहते हैं तो उसके लिए गिवन कंडीशन क्या होगी कि h शुड बी ए कांस्टेंट एंड v शुड बी ए कांस्टेंट, h अपॉन v शुड बी ए कांस्टेंट। तब हम ये कहेंगे कि ये हैवियर और ये स्मॉलर, लैम्डा स्मॉलर और m कैसा होगा? हैवियर। तो हमने एक चीज थ्योरेटिकली निकाली, दैट इफ फॉर हैवियर मास वेवलेंथ शुड बी स्मॉलर, देन ए गिवन कंडीशन इज दैट h अपॉन v शुड बी कांस्टेंट। अब ये जो चार सिचुएशन दी हैं इनमें देखिए कि h अपॉन v कहाँ कांस्टेंट है। तो पहली सिचुएशन है बोथ हैव ए फ्री फॉल थ्रू दी सेम हाइट। ओके, चारों को जरा एक बार एक नजर देखिए। तो फ्री फॉल थ्रू दी सेम हाइट, अगर दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। जब भी कोई चीज नीचे गिरती है, एवरी 1 सेकेंड इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। तो क्या h अपॉन v कांस्टेंट रहा? आंसर है नो, वेलोसिटी इज चेंजिंग। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है? बोथ मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है दैट मीन्स हाफ mv स्क्वेयर, ये अगर कांस्टेंट होता है तो जब ये अगर ये कांस्टेंट है तो जिसका m बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, m बढ़ाएंगे वेलोसिटी कम हो जाएगी। देन h अपॉन v विल नॉट बी ए कांस्टेंट, क्योंकि जैसे हम इस पार्टिकल को हैवी करते हैं, हैवियर, तो वेलोसिटी विल ऑटोमेटिकली बिकम लोअर, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। सो इन दिस ऑल्सो v इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमको कांस्टेंट रखनी है तो v कांस्टेंट नहीं होगा। अगर v कांस्टेंट नहीं है तो h अपॉन v भी कांस्टेंट नहीं है। देयरफॉर दिस कैन नॉट बी द आंसर फॉर दिस रिलेशन। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। अंडर फ्री फॉल v इज नॉट कांस्टेंट। हम कांस्टेंट v को ढूंढ रहे हैं। तीसरा, थर्ड सिचुएशन, बोथ मूव विद द सेम लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो जैसे ही पार्टिकल हैवियर हो जाएगा, दोनों पार्टिकल का एम वी कांस्टेंट है, m मल्टीप्लाइड बाई v कांस्टेंट है, तो जिसका m हैवी होगा उसका v छोटा हो जाएगा। m भारी हुआ, v कम हो गया, तो v चेंज हो गया दोनों में। अगर वैसा हो गया तो h अपॉन v कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर h अपॉन v कांस्टेंट नहीं है तो लैम्डा प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन m कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सो दिस इज ऑल्सो not keep the v constant, this will not keep h upon v constant। अब fourth situation देखिए। fourth situation says both move with the same speed। अब इन्होंने दिया है कि दोनों की स्पीड सेम है, यानी v सेम है। सेम मीन्स उसकी वैल्यू
दोनों के लिए कांस्टेंट है। अगर v दोनों के लिए कांस्टेंट है, h दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो लैम्डा सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और यही हमारी गिवन कंडीशन है कि वेवलेंथ, हैवी मास की वेवलेंथ कम होगी। उसके लिए कंडीशन क्या? तो हमने उसका आंसर दिया, उसके लिए कंडीशन v शुड बी कांस्टेंट। और v कांस्टेंट आउट ऑफ दिस 4 किस सिचुएशन में है? तो आंसर है सिर्फ इस सिचुएशन में है। देयरफॉर दिस इज अवर राइट ऑप्शन। सो डी इज अवर राइट ऑप्शन। सो इट वाज ए गुड थिंग फॉर कंपैरिजन। याद रखिए, जब भी दो वेरिएबल को आपने कंपेयर करना है एक फॉर्मूला में, तो गिवन कंडीशन क्या है? रेस्ट एवरीथिंग शुड रिमेन ए कांस्टेंट। तो ये हर चीज़ के लिए आपको याद रखना है, और फिज़िक्स में इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। एंड दिस कंफ्यूज यू एट ऑल। बहुत बार थर्ड क्वांटिटी में वेरिएशन होते हैं, एंड वी कीप ऑन सीइंग ओनली 2। थर्ड को देखते ही नहीं है, जबकि थर्ड क्वांटिटी के कारण वो होल्ड गुड नहीं करता, काम नहीं करता। इसलिए जब भी दो क्वांटिटीज़ का आप रिलेशन देख रहे हो, मेक श्योर रेस्ट ऑल द क्वांटिटीज़ should be kept constant. That should be the given condition. Okay, so now let's go to the next question. Read this question. It says frequency of K beta X-ray of material, frequency of K alpha X-ray and frequency of L alpha X-ray are related according to any of these 4 relations. तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ हमारी है, what we need is to remember the X-ray spectrum, how X-rays are generated, और उसके लिए हमने ये X-rays की डिफरेंट सीरीज बनाई, जिसमें एनर्जी लेवल K, एनर्जी लेवल L, एनर्जी लेवल M और N, K, L, M, N ये एनर्जी लेवल हैं। ओके, अब इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में पास होता है, उतनी एनर्जी निकलेगी और वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होती है वो एक्सरे बनेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। वो फ्रीक्वेंसी किसके करस्पॉन्डिंग होगी? उसके पास, उस एक्सरे के पास कितनी एनर्जी होगी? तो अगर m लेवल का, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर K लेवल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके L लेवल पर पहुंचा, तो इसमें जो एक्सरे बनेगी, इसके जाने और आने में जो एक्सरे बनेगी, उस एक्सरे के पास कितनी एनर्जी होगी और उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आंसर है उसके पास एनर्जी जो होगी, उससे जो एक्सरे बनेगी वो ये एनर्जी का डिफरेंस दिखाएगी। देखिए, तो K लेवल एनर्जी लेवल और L एनर्जी लेवल, इनके बीच की एनर्जी कितनी है? EK एनर्जी ऑफ K माइनस एनर्जी ऑफ L, उसमें हमने H को डिवाइड किया, तो एनर्जी अपॉन H कितना होता है? न्यू। ये जो न्यू बनता है ये किसका है? जो हमको एक्सरे वेव निकल के आती है, और उस एक्सरे वेव की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? K अल्फा। फिर से इस बात को देखिए एक बार और। इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया और उसका एनर्जी लेवल K लेवल से L लेवल तक गया, फिर वो अपने ग्राउंड पे वापस आया, तो कितनी एनर्जी को वो फोटोन के फॉर्म में निकालेगा या एक्सरेस के फॉर्म में निकालेगा? तो आंसर है इतनी एनर्जी को निकालेगा। और ये जो एनर्जी है ये किसको मिली? एक्सरे को। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो हमारा आंसर है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू किसके बराबर हुआ? न्यू इज ई अपॉन एच, एनर्जी अपॉन एच। अब ये तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी लेवल डिसाइड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती। अब ये जो ग्राउंड लेवल है K लेवल इलेक्ट्रॉन का, इससे हमने एक्साइट किया, L तक गया और वापस आया, तो उसने हमको एक एनर्जी वापस की, और उससे जो एक्सरे बनी, उस एनर्जी का जो एक्सरे में कन्वर्शन हुआ, उसका हमने नाम क्या दिया? K अल्फा एक्सरे।
ये उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। अच्छा, अगर इसका एक्साइटेशन m लेवल तक हो गया और फिर ये वापस k पर आता है तो कितनी एनर्जी देगा? ये k बीटा। तो इससे जो एक्सरे निकलेंगी उस एक्सरे किस रेंज की होंगी? एक्सरेज ऑफ k बीटा फ्रीक्वेंसी। इस तरह से अलग अलग एक्सरेज की हमने अलग अलग पावर बनाई और उसका नाम होता है k अल्फा एक्सरे, k बीटा एक्सरे, k गामा एक्सरे, l अल्फा एक्सरे, l बीटा एक्सरे एंड लाइक दैट। इस तरह से हमने एक्सरे को नोमेनक्लेचर किया। ये आप एक्सरे वाले स्पेक्ट्रम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर उन्होंने हमसे क्या बोला है कि रिलेशन हमको बताना है किस किस का। पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा, इसका रिलेशन हमको बताना है किसके साथ? एक तरफ तो आप देख रहे हैं सब में फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा है, तो यहाँ के बीटा है कहाँ फ्रीक्वेंसी? तो आंसर है ये है के बीटा फ्रीक्वेंसी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली के बीटा। ये हमको अपनी मेमोरी से याद लाना है। अब ये के बीटा किस किस फ्रीक्वेंसीज के रिलेशन में आती है? जैसे यहाँ से यहाँ तक है तो इसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सारे रिलेशन दिए गए हैं। तो पहला रिलेशन देखिए, इट सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा, के अल्फा यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एल अल्फा, ये है एल अल्फा, एम से लेके एल तक, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। तो ये एल अल्फा। अगर हम के अल्फा एनर्जी में एल अल्फा एनर्जी जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी हो जाएगी। तो ये हमको क्या रिलेशन देता है? के अल्फा। के अल्फा किसके बराबर है? दिस इज एनर्जी ऑफ एल लेवल माइनस एनर्जी ऑफ के, दिस इज के अल्फा। ओके, अब इसको देखिए, एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी एल, एल लेवल, दिस इज गिविंग अस के, सॉरी एल अल्फा, एल अल्फा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, दिस प्लस दिस, तो हमें क्या मिलता है? दिस। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर इन दोनों को ऐड किया तो के अल्फा प्लस एल अल्फा, दिस गिव्स अस कहाँ से कहाँ तक? m से लेके k तक, एनर्जी m माइनस एनर्जी k। इसमें भी आप देखिए L L L प्लस माइनस कैंसल हो गया, तो ये क्या हुआ? Em माइनस Ek, Em माइनस Ek इज इक्वल टू के अल्फा प्लस एल अल्फा। अब अगर हम एनर्जी को H से डिवाइड कर दें तो हमको न्यू मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमको मिला। हमें क्या चाहिए? न्यू ऑफ के बीटा, ये न्यू ऑफ के बीटा, ये, और ये न्यू ऑफ के बीटा हमें दिख रहा है कहाँ पर? के अल्फा प्लस एल अल्फा, के अल्फा प्लस एल अल्फा, ये दोनों मिलाकर क्या हुए? के बीटा, के बीटा। और ये के बीटा, के बीटा, ये Em माइनस Ek होता है। Em माइनस Ek ये क्या होता है? के बीटा। तो आप इधर से देखेंगे, इसको H से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या देगा? के बीटा। तो के बीटा किसके बराबर हुआ? के अल्फा प्लस एल अल्फा। ये मैथमेटिकल है, लेकिन आपको इतना मैथमेटिकल करने की भी ज़रूरत नहीं है। वंस दिस कम्स टू योर मेमोरी, ये जैसे ही आपको याद आता है और इससे हमको क्लियर कट दिखता है कि ये एनर्जी बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एल अल्फा।
तो हम ये सब को करने की बजाय, ये सब हमारे समझने की चीज़ें हैं, तो फाइनल रिजल्ट हम क्या निकालते हैं, दैट के बीटा इज इक्वल टू, इसको भी आप करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, के बीटा इज इक्वल टू दिस। सो ये हमारा इक्वेशन आ गया, और इसको अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहीं है ये एनर्जी 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 सबको अगर आपने h से डिवाइड किया, अभी मैंने बोला था h से डिवाइड किया तो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में। एनर्जी डिवाइडेड बाय h इज फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ k बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ k अल्फा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ L अल्फा। ये हमको एक रिलेशन मिला। अब हम इसमें देखते हैं क्या हमारे आंसर में ऐसा रिलेशन है, तो है यस, दैट इज रिलेशन नंबर 1 इटसेल्फ। सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको ये फिगर याद है, देन इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, इट विल टेक हार्डली 10 seconds टू रिमेंबर इट। थोड़ा इसको ड्रॉ करिए एंड सी दिस। तो ये सब मैथमेटिकली सोचने की बात है, अगर आप ग्राफिकली करेंगे याद करके तब बहुत आसान होगा एंड यू विल सिंप्लीफाई द आंसर। ओके, बाकी रिलेशंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। थैंक यू।